बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। ख़बरें एज़ यूजुअल कुछ अच्छी भी हैं कुछ बुरी भी हैं, लेकिन महंगाई की वजह से क्योंकि लोग इतने परेशान रहते हैं और फिर जब हर गुजरते दिन के साथ आपको पता चलता है जी फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई, फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई, और चीज़ें भी वो जो कि आपने रोज़ाना ही इस्तेमाल करनी है, तो फिर लोग परेशान ही होकर रह जाते हैं। वो फिर जो एक दो अच्छी खबरें भी हैं वो भी उन बुरी खबरों पर जो है भारी पड़ जाती हैं और आपको भूल जाता है कि कुछ अच्छा भी हो रहा है। खैर, पॉजिटिव रहें, अच्छे की उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाएं, मेहनत करें और मेहनत के अलावा अब मेरे ख्याल से कोई चारा नहीं है जो आपको आगे लेके जाए। लेकिन अब परेशानी ये है कि पता नहीं किस तरफ हालात चलते चले जा रहे हैं कि एक दौड़ लगी है, आपको समझ नहीं आ रहा। हर एक दिन आपको एक नई चीज़ समझ आ रही होती है, पता चल रहा होता है कि आज ये हो गया, आज ये हो गया। खैर, प्रोग्राम में भी कुछ नई चीज़ें भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे कुछ शहर के हालात जो कि समझ से बाहर होते चले जा रहे हैं जगह जगह। कल बहुत ज़बरदस्त फुटेज वकास ने हमारे साथ शेयर की, जो हमने दिखाई भी आपको कि किस तरह नशा लेने के लिए, मनशियात के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। फिर कुछ शहर के पॉइंट जो कि गिने चुने हैं, जाने माने हैं, सभी को पता है, वहाँ से नशइयों को हटाना एक बड़ा चैलेंज क्यों बना है। आई थिंक इस पर कोई काम ही नहीं कर रहा, चैलेंज तो ये है ही नहीं। मनशियात की लानत किस तरह से हमारी सोसाइटी को तबाह करी है, नौजवान नस्ल इससे तबाह होती चली जा रही है। आज के शो में हम स्पेशल इस पर बात करने वाले हैं। प्रोग्राम में आपने हमारा साथ देना है और देखना है शहर के हालात किस तरह से हैं। आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। हमारे साथ कोमल मौजूद हैं। कोमल, बताइए मौसम इस वक्त कैसा है और आज दिन भर कैसा रहेगा? जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर का मौसम आज खुश्क है। सूरज और बादलों की आंख मिचौली जो है वो जारी है, जिसकी वजह से मौसम में खासी तब्दीली देखने में आई है और गर्मी का एहसास भी कम हो गया है। और शहरी जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए वर्जिश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सुबह की वॉक भी कर रहे हैं। और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 38% रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि हवा में नमी के तनासुब में भी बेहतरी देखने में आ रही है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ बहुत ज़्यादा मनफी जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मनफी असरात देखने में आ रहे थे। आज जो है उसमें भी बेहतरी देखने में आ रही है। हवा की रफ्तार जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, यानी कि हल्की हल्की हवाएं जो हैं वो भी बरकरार हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताऊं तो महकमा मौसमियात ने आज दिन भर के हवाले से कहा है कि सूरज और बादलों की आंख मिचौली जो है वो इसी तरह जारी रहेगी, जिसके बायस मौसम जो है जो जो दिन का आगाज़ हो रहा है, मौसम में जो है तब्दीली देखने में आएगी और मौसम खुशगवार भी हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बताऊं तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आई है, जबकि गुलबर्ग का एरिया जो है गुलबर्ग 3 और गुलबर्ग 2, इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 180 से तजावुज़ कर रही है, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकती है। इसलिए शहरी जो हैं घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल को लाजमी बनाएं, इससे ना सिर्फ वो कोरोना बल्कि बाकी मुतादिद बीमारियाँ जो हैं उससे भी बच सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। तो कोमल ने मौसम की सूरत हाल के साथ साथ हर रोज़ एक टिप, कहते हैं ना, मुफ्त में रखी है कि अगर आप मास्क पहनेंगे तो आप बाहर के जो हालात हैं जो हम देख रहे हैं, फ़ज़ा आलूदा है, उसके साथ साथ आप कोरोना से भी बच सकेंगे। तो प्लीज़ हर रोज़ ये कोमल रिक्वेस्ट करती है, इस पर ज़रूर अमल कर लें। वैसे तो बहुत ज़रूरी है, आपकी अपनी सेहत के लिए है, लेकिन वाकई ये है जिस तरह से हमारे यहाँ बाहर बेहंगम ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन है, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं या पैदल सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं जी। पहली खबर, 24 मई से शादी हॉल्स रेस्टोरेंट खुलेंगे, आउटडोर सर्विस की इजाज़त भी होगी। और महंगाई का तूफान ना थम सका, महंगाई की मैराथन में डायपर्स की भी एंट्री। और इसके बाद खबर यह है जी, लाहौरियों पर सीवरेज चार्जेस टैक्स बढ़ाने की तैयारियां। बिजनेस कम्युनिटी वफ्द की गवर्नर से मुलाकात हुई है।
टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम, शुक्र। मतलब मैं महंगाई की खबरें बता रही हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं। जाने दें, ऐसे तो ना करें। माना अब आपने डायपर्स अभी आपके इस्तेमाल की चीजें नहीं, जिनकी हैं वो तो कल से बेचारे परेशान हुए। मैं कल हंस रहा था इस पे ना, हाँ। और जो दोस्त जिनके अल्लाह ताला ने अभी अभी औलाद दी है, तो उनके साथ मैंने हल्का फुल्का मजाक भी किया, किसी को कॉल की, किसी को मैसेज किया, अपनी मेन चैट में भी मैंने बिल्कुल डाला कि अब तो बच्चों की पोटी भी महंगी हो गई। लेकिन देखिए, ये ना पकड़न पकड़ाई का खेल है जो हम बचपन में खेला करते थे। एक को पकड़ते थे, स्टैचू करते थे, फिर दूसरे को पकड़ने जाते थे, उसको स्टैचू करते थे। अब हमारे साथ यही हो रहा है, हम एक चीज़ की तरफ भागते हैं, कभी गोश्त की तरफ भाग रहे होते हैं, कभी सब्जियों की तरफ भाग रहे होते हैं, आटे की तरफ, नान की तरफ। हर दिन के साथ आपको एक चीज पता चलती है, आज ये महंगा होगा। नहीं, दो तीन चीजें भी महंगी। वही ना, मतलब जिसके इस्तेमाल की जो चीज है उसको पता चलता है आज ये चीज महंगी, आज ये चीज। जब अफरा तफरी का मामला है और इसमें हम एक चीज को खरीदने जाते हैं तो दूसरी चीज महंगी नजर आती है, उसको लेने जाते हैं तो उसके साथ तीसरी चीज महंगी हो जाती है। तो अवाम को आए रोज ये महंगाई बम का सामना करना पड़ता है। मुझे याद है बचपन में अना जब बजट आया करता था तो चीज़ों की कीमतें डिसाइड हो जाया करती थी कि पेट्रोल इस साल इतने में बिकेगा, चीनी इस रेट पे मिलेगी, तेल इस रेट पे। मिट्टी का तेल उस वक्त में बहुत इस्तेमाल होता था। मिट्टी का तेल जो है वो इस रेट पे मिलेगा। हम अंदरून शहर में थे तो वहाँ गैस नहीं थी। ये तो खैर पीपल्स पार्टी ने और जंगीर बदर साहब ने गैस जो है अंदरून शहर को दी, उनके हम शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा, मरहूम जंगीर बदर, क्योंकि अंदरूनी शहर से तल्लक था तो उन्होंने पूरे अंदरूनी शहर में गैस दी। उससे पहले हम मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती थी। लेकिन अब तो हर दिन हर घंटे आपको अभी पता चलेगा पैम्पर महंगे हुए, एक घंटे बाद नान भाई ने कह दिया कि 18 रुपए का नान कर देंगे, उसके एक घंटे के बाद आगे के मुर्गी की कीमत में 7 रुपए इजाफा। आज सुबह के रेट जो आए हैं उसके मुताबिक, मतलब कोई अशिया ज़रूरिया जो आपने रोज़ाना इस्तेमाल करनी है उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं रह गई है जिसको आप ये कह सकें कि आप बाजार जाएंगे तो आपको ये चीज़ सस्ती मिल जाएगी। खैर, ये जो महंगाई है, ये जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, मैच हो गया आमिर भाई, महंगाई है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, ये सिलसिला साथ साथ है। अब क्या हम ये कंफर्म, मैं तो समझ चुकी हूँ कि जब तक रहेगी ये ऐसे ही महंगाई रहेगी। लोगों को भी समझा दे जरा। अच्छा, इसमें ना तहरीक इंसाफ जो है वो उसका तो अपना एक रोल है। इनके दौर में ज़्यादा महंगाई हुई, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन जब से दुनिया बनी है, हर आने वाला दिन जो है वो नोह इंसानी को महंगा पड़ेगा। सूरह असर में भी इसका है कि इंसान खसारे में है, और जो तरीके इंसाफ में रहता है इंसान वो तो बहुत ही खसारे में है। वो तो बेचारा अब बोल भी नहीं सकता है। वो जिसने वोट दिया है, मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, वो दबे लफ्जों में कहते हैं जी अब हमें तो उम्मीद थी कि अब डिस्कशन करने का कहीं पे भरपूर मजा आता है जब मुंह आप देखते हैं ना बना हुआ। वो उन लोगों का वोट दिया, उन्होंने भी देखे, उन्होंने भी खरीदना है, आटा उन्होंने भी खरीदना है, गोश्त उन्होंने भी खरीदना है। वो उन बेचारों को समझ नहीं आ रही कि ये जो माफियाज के खिलाफ जंग की जाती है उसमें माफिया क्यों जीत जाते हैं हमेशा। आप कहते थे कि जी हमारे दौर में माफियाज जो हैं वो नहीं होंगे, हम उनको तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन मासवाए चंद केसेस के जिनको अभी प्रूफ करना बाकी है, उसके अलावा माफियाज के खिलाफ क्या काम किया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, आटा 58 पे था। अच्छा, माफिया को कंट्रोल करने के दावे हर हुकूमत में किए जाते हैं, लेकिन इस लेवल की महंगाई आमिर भाई कभी भी नहीं हुई। मैंने ना एक दफ़ा ये कहीं एक पीस लिखा था कि खान साहब जो हैं वो शायद माफिया अवाम को समझते हैं, तो उन्होंने अवाम को जो है वो रुलाना है और अवाम उनको माफिया समझ के वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो उनको खुदारा अवाम को नहीं, उन ज़हीरा अंदोज़ों को, उन महंगाई के परकालों को उनको रोकना है जिनको वो रोक नहीं पा रहे हैं, और उनकी पॉलिसी में शायद कहीं कोई नाकामी है जिसकी वजह से सिर्फ बयानात हैं और हर बयान में मासवाए पिछली गवर्नमेंट के। मुझे ये बता दें ग्राउंड रियलिटी क्या है? हम हर रोज बता रहे हैं, लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं, आपको माइक बस आगे करने की जरूरत है। लोग सबसे पहली बात कि गुस्सा, गम, लोग जो है ना वो गुस्से से लाल पीले भी मैंने देखे हैं और महंगाई पे ही देखे हैं। इस पर इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज कहे थे, उन्होंने कहा आप लोगों के सामने माइक ना करें, आप माइक करेंगे तो वो रोएगा, ये तो मीडिया कर रहा है। लेकिन हाँ, ये बात हम पे डाल दी जाती है। मैं सवाल ये पूछने वाली थी आमिर भाई, इतनी ज्यादा महंगाई होने के बावजूद आप किसी भी हुकूमती वजीर, मुशीर, किसी से भी पूछ लें, वो आपको ऐसे बताते हैं कि महंगाई तो है नहीं, हमारा खसारा यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, हमने मैशियत को बिल्कुल सही ट्रैक पे। ये कहाँ, इनके पास फिगर कहाँ से आते हैं, हमें क्यों नहीं मालूम होते? अभी ये जुमे को इजलास है पंजाब असम्बली का,
मैं जो वहाँ पे कवरेज के लिए जाएंगे उन रिपोर्टर से ज़रूर कहूँगा कि जरा यकीन असम्बली है, चाहे वो नून से हैं, चाहे PTI से हैं, चाहे पीपल्स पार्टी से, किसी जमात से भी है, उनसे सिर्फ ये पूछे कि आटे दाल का भाव क्या है। सही, आपको मैं यकीनन कह सकता हूँ कि मास भाई वो भाव जो कि अखबारात में छपते हैं, जिस तरह से आज आटे का भाव छपा हुआ है, इनको आटे दाल का भाव मालूम नहीं है। कभी किसी ने खरीदा हो तो पता हो ना आमिर भाई। असल बात ये है, जब आपको बैठे बिठाए हर चीज इनके पास मिल पैसा है, ये लैंड क्रूजर्स में सफर करते सही कह रहे हैं हैं, आप। मुलाजमीन सौदा सल्फ लेके आते हैं, घर में कितना बजट जाता है क्या नहीं, इनको इसका सरोकार नहीं है। कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार है, कोई बहुत बड़ा कारोबारी है, कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की इशराफियों में शामिल है और इनको किसी चीज़ से सरोकार नहीं है कि अवाम जो कि मुसलसल पिस रही है, जो मजदूर है, उसकी जो आमदन है उसमें आपने जितना इजाफा किया वो उसको नहीं मिल रहा है। मुझे बताएं, जो ये रोड्स पे ऊपर मजदूर बैठे होते हैं, क्या उनको गवर्नमेंट के मुताबिक 1900 रुपया पर डे मिल रहा है? बिल्कुल 8 घंटे काम करने बिल्कुल नहीं मिल रहा। आप जब ऐलान कर देंगे, अभी यौम मजदूर गुजरा है, CM साहब ने मैसेज दिया, आपको प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट नजर आई, मजदूरों का इस्तेसाल हमेशा से हो रहा है, होता रहेगा। एक और खबर, अगर हम महंगाई डिस्कस कर ही रहे हैं तो नान और रोटी जो है 18 रुपए, आई एम सॉरी, मुझे लगा मैं गलत पढ़ रही हूँ आमिर भाई, 18 रुपए। मतलब मैं वैसे कभी नान खरीदने नहीं गई, इसलिए मुझे नहीं पता, 15 रुपए का शायद मिल रहा था और अब 18 रुपए कह रहे हैं। रोटी 12 रुपए से कम नहीं फरोख्त करेंगे, ये तंदूर मालिकान कह रहे हैं। ये तंदूर मालिकान सही कह रहे हैं। वो मियां अस्तम इकबाल साहब कहाँ हैं? से वो पता नहीं कहाँ हैं, वो शायद वो अपनी वो किसी बेकरी शेकरी में होंगे, लेकिन क्या है वो सही रहे हैं। नून तंदूर मालिकान के मैं साथ हूँ। 880 रुपए का थैला अगर 1080 रुपए में हो जाएगा, 18 रुपए का नान खरीदेगा कौन? जिसके घर में 5 से 6 लोग हर घर में, आमिर भाई 18 रुपए का नान आप खरीदने जाएं? अच्छा, ये आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी से दे और आप कायम दायम रहे। और PTI की अगली हुकूमत आई तो यही बैठे हुए हम तबसरा कर रहे होंगे कि नान 180 रुपए का हो गया। आमिर भाई खुदा का खौफ खाएं, क्यों सुबह सुबह लोगों के आसान खता कर अभी सुबह मैंने उड़ा रहे हैं। नाश्ते में जिन लोगों ने नान खरीदने हैं वो तो वैसे ही कह रहे होंगे भाई खुदा का खौफ खाओ। मैं दफ्तर आते हुए डॉक्टर इसरार को सुन रहा था, तो उन्होंने एक हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस है कि लोगों को 100 दिनार भी दिए जाएंगे, यानी जो मांगने वाले हैं तो उनको वो कम लगेंगे, वो उससे गुस्से का इजहार करेंगे। तो PTI उस तरफ गवर्नमेंट जो है वो अवाम को लेके जा रही है कि आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आपको फकीर को भी 100 रुपये देंगे तो वो कहेगा यार इससे आता क्या है, ये इससे आता क्या है। तो वो मेरा ख्याल है उस हदीस पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है। और महंगाई इसी तरह मैंने आपसे कहा, आप क्यों तंदूर मालिकान का साथ दे रहे हैं? आटा महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। देखें, बिजली महंगी हुई, आप नहीं रोक सके बिजली महंगा होना, अभी आपने और महंगी करनी है। कमर्शियल बिजली तो बहुत ही महंगी होनी है, 32 रुपये यूनिट की खबर हमने चलाई थी। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद गैस महंगी हो गई। अब दोनों चीज़ें इस्तेमाल कौन करता है? तंदूर मालिक। तीसरी चीज़ आ जाए जो कि रॉ मटीरियल में है, आटा और मैदा और फाइन, महंगे हो गए, कोई कंट्रोल नहीं है। आपने मजदूर की मजदूरी 1900 रुपये कर दी। आप कितने रोटी आप नवाज शरीफ के दौर की बेचें, सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द की, वो पानी लेने जाए उसको महंगा मिले, वो दवाई लेने जाए उसको महंगी मिले, वो गोश्त लेने जाए उसको महंगा मिले, वो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जाए उसको महंगे मिले। आप कहते हैं जी आपके रोटी जो है वो उसी सूरत में मिले। आपकी तनख्वाहों में कितने % इजाफा हुआ? जरा असम्बली मेंबरान की तनख्वाहें निकलवाएं। हाँ, वहाँ तो इजाफा हुआ है, वहाँ तो मरात में इजाफा हुआ, तनख्वाहों में। अब कौन वहाँ सादा लाइफस्टाइल गुजारना था। देखिए, कोई भी कारोबार हो वो लॉस के लिए नहीं करता है। कारोबार कोई फलाहे आमा के लिए नहीं होता है। कारोबार होता है माशरे को जिंदगी से भरपूर रखने के लिए और चलाने के लिए। जहाँ रोटी नहीं बनती वहाँ से नान आ जाएगा, रोटी आ जाएगी। सही। आपने बाकी चीजें महंगी कर दी। तंदूर मालिक से मैं तो तंदूर वाला नहीं। मैं आपको सही बता रही हूँ, 18 रुपए का नान कोई नहीं खरीद सकेगा। जिस घर में 6 से 7 लोग हैं, लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे जाएगी। 18 रुपए का नान कोई नहीं खरीद सकेगा। चिकन की कीमत में इजाफा हुआ, हमने कहा चाहे ईद के बाद बैकगेट लगे और कीमतें कम हो जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब माफिया है, तलब और रसद का मसला है, क्या है, किसी की समझ से बाहर ये सब चीजें होती चली जा रही हैं। खैर, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक पे इससे पहले जाएं, एक अहम खबर आप तक पहुंचा देते हैं। अहम खबर हमारे पास है जी, सरकारी और निजी स्कूलों की मजीद बंदिश या खोलने का मामला है। वजीर तालीम मुराद रास ने स्कूल खोलने के हवाले से
24 घंटे में हैं। ट्विटर पर यह पैगाम जारी किया गया है। 24 घंटे में स्कूल खोलने हैं या नहीं, हतमी फैसला कर लिया जाएगा। मुराद राज साहब का ये कहना है। अवाम कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज की जानिब से ट्विटर पर पैगाम जारी किया गया है। ट्विटर पर जारी करदा पैगाम में मुराद राज साहब की जानिब से कहा गया है कि स्कूल मजीद बंद रहेंगे या खुलेंगे, इसका फैसला 24 घंटे में कर लिया जाएगा। यानी बच्चे और वालिदैन अब इंतजार करें कि 24 घंटे में फैसला क्या आता है, लेकिन SOPs पर आपने अमल दरामद जरूर करना है। जी, इस फैसले के लिए आपको 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 24 मई से शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। जिन लोगों की शादियां, वो लोग बड़े परेशान नजर आ रहे थे। रेस्टोरेंट मालिकान के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महंगाई का तो जितना जिक्र किया जाए ये कम नहीं होने वाली, और आमिर भाई ने वैसे ही होश उड़ा दिए। सुबह सुबह 18 रुपये नहीं बर्दाश्त हो रहे थे, 180 रुपये आपने कह दिया है। तो अब मेरे ख्याल से इसको स्टॉप भी कर देना चाहिए, पता नहीं आगे और कीमत ना बढ़ा दें। नहीं, मुर्गी की कीमत में भी मैंने आपको बताया कि 7 रुपये कल हुआ। अभी जब हम ब्रेक पे गए तो मुझे बताया वसीम निसार ने कि 5 रुपये आज भी इजाफा हो गया। चले 7 और 5 को मिला लें तो ये भी आपको 12 रुपये इजाफा हो गया। ये कल और इजाफा होगा, लेकिन इससे पहले कि आमिर भाई इसकी एक और जंप लगा दें कि इतना इजाफा हो सकता है, मैं अगली खबर की तरफ चली जाती हूँ। जी, स्कूल खुलने के हवाले से मुराद राज साहब ने ये कहा है कि 24 घंटों में फैसला होगा, जबकि 24 मई से शादी हॉल, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, आउटडोर सर्विस की इजाजत। पहले स्कूल खुलने वाले फैसले की बात कर लेते, कैसे देखते हैं आमिर भाई? स्कूल खोलने का फैसला भी नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे गर्मियों की छुट्टियां होती थी, और क्यों होती थी कि बच्चे स्कूल जाना उनके लिए एक मसला बन जाता। मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे वैसे तंग आ गए, खुद स्कूल जाना चाह रहे हैं। वो जाना चाहते होंगे, लेकिन वो बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे। जो बच्चा स्कूल जाते हुए रोए ना, मैं समझता हूँ कोई इंसान का बच्चा नहीं है। इंसान का बच्चा घर से जुदा होते हुए रोता है क्योंकि उसको प्यार मिलता है। लेकिन मेरी आमना अभी तक रात, मैंने जब ये डिस्कस कर रहा था कि स्कूल नहीं खुलेंगे, तो उसने कहा कि मैंने इस बात को एंजॉय किया है कि स्कूल नहीं खुलेंगे। लेकिन गर्मियाँ हैं, छुट्टियाँ मिलती हैं गर्मियों में। क्यों मिलती थी? ताकि बच्चे जो हैं उनको धूप से, तपिश से महफूज रखा जाए। सारे स्कूल एयर कंडीशन नहीं है, सारे स्कूलों में पंखे भी नहीं हैं, आपको पता है। और ऐसे स्कूल भी हैं हमारे पंजाब के अंदर, कर रहे हैं ना, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो पानी भी नहीं है, बैठने के लिए जगह है, दीवारें भी नहीं हैं। मुराद राज साहब, आपको मेरा ख्याल है कोरोना के अलावा भी ये गर्मियाँ जो हैं इनको अगस्त तक लेके जाना चाहिए। स्कूल बंद रखने चाहिए। जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो आप ज़रूर लें, लेकिन उसके लिए भी आप माहौल उस तरह का बनाएं, पंखे हों, ठंडा पानी मौजूद होए, किसी को, टीचर्स को भी पूरी सुविधा नहीं होने वाला आमिर भाई, नहीं होने वाला। क्या खबर चेंज कर लेते, ये सब कुछ नहीं होने वाला। ये दावे पहले से ही हुए थे। यकसा निज़ाम तालीम के भी बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे स्कूलों में, ये हो जगह वो जगह, वो कोरोना आ गया, स्कूल बंद हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होने वाला। वाली रामी की खबर थी, बजट कम कर दिया सरकारी स्कूलों का। बिल्कुल। फिर मैं तो, मुझे आज तक ये खबर नहीं भूल रही, स्कूलों के मामला चलाने के लिए मुखैर हजरात से हेल्प पे नहीं है, खुदा का खौफ खाली। खैर, 24 मई से शादी हॉल, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, आउटडोर सर्विस की इजाजत होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50%, रेलवे 70% गुंजाइश के साथ चल सकेगी, मज़ारात, सिनेमा और इसके साथ साथ जिम, पार्क्स बदस्तूर बंद रहेंगे। क्या कहेंगे आमिर भाई? मैं तो ये कहता हूँ कि जो है पार्क्स वगैरह खोलने चाहिए। मतलब सीधी बात, सच्ची बात बता रहा हूँ। लोगों को सैर व तफरी के मौके फराहम करने चाहिए। जो सियाहती मराकज़ हैं उनको भी खोलना चाहिए। SOPs आप देख लें, यानी हमारी प्रोड्यूसर्स हैं जो आयशा, वो सुबह को सैर करने जाती थी रेस कोर्स में, तो मेरा ख्याल है उनको वो मौका मिलना चाहिए कि वो पार्क में जाएं और सैर करें, अपनी वर्जिश करें और जॉगिंग करें जो वो करती हैं। हमें मौका मिलना चाहिए, हम जैसे मोटे फरबा इंसानों को, कि वो भी जाएं और जाकर पार्क में सैर कर सकें। आपने पार्क्स इस तरह से बंद कर दिए कि पार्क्स बंद हैं, अब बाहर गार्ड्स खड़े हैं, आप अंदर जा नहीं सकते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? लोग वॉक कहाँ करेंगे, जो कि उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपने जिम बंद कर दिए। जिम में SOPs किए जा सकते हैं कि कौन कितनी देर तक जिम करेगा, उसकी जिम वाला काम थोड़ा सेंसिटिव है आमिर भाई। कोई सेंसिटिव नहीं है, आपको लगता है इंडोर है, बंद है, और आपने सब लोगों ने देखें, उसमें SOPs बन सकते हैं कि एक वक्त में 5 लोग जिम कर सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। अब आप जहां आप बैठ के खाना खाने की इजाजत दे रहे हैं, 150 लोगों को शादी की इजाजत दे रहे हैं कि आप शादी में शिरकत कर सकते हैं, वहां अगर आप जिम के साथ SOPs को कर दें तो मेरा ख्याल है लोगों को, जिन लोगों को वर्जिश की आदत है, वो लोग कुछ भी हो जाए वो नहीं छोड़ते। हमारे वज़ीर आज़म को भी ये आदत मौजूद है, और वो ये कहते हैं कि मैंने मास वाइज जिस दिन मेरी वालदा की डेथ हुई थी
उस दिन मैंने वर्जिश नहीं की थी। उसके अलावा मैं रोज़ाना अपनी शादी वाले दिन भी मैं वर्जिश पे गया था सुबह, और वलीमे वाले दिन भी सुबह उठ के सबसे शादी वाले दिन अगली खबर पे आ जाते हैं आमिर भाई। ये जुमैमा वाली शादी की बात है, उसमें उस किताब में लिखा। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, 28 अमवात, ये इंतहाई संजीदा सूरत हाल है। 511 नए मरीज, और आज की अपडेट जैसे ही आएंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इस स्टेज पे आके तीसरी लहर में हमें कहीं हिकमत अमली तब्दील होती नजर नहीं आ रही है, क्यों ऐसा है? लोगों की हिकमत अमली तब्दील होती नजर नहीं आ रही है। एक तो वैक्सीन लगवाने को कोई तैयार नहीं है, जब से स्टोरियां निकाल के लाते हैं वैक्सीन लग गई तो मैग्नेट चिपक गया एक बाबा जी यकीन माने, और धोती कुर्ती पहन के, तो और सोशल मीडिया तो इस तरह की खबरों को हवा देने में बहुत आगे। अब वो वैक्सीन मैंने भी लगवाई है जी, और वो वैक्सीन मुझे नहीं लगा कि कहीं मैग्नेट जो है वो चिपक जाता है, और पता नहीं आप पर क्या क्या असरात आते हैं, और शादीशुदा हजरात के लिए क्या क्या नुकसानात हैं। ऐसी र्यूमर्स हैं। देखिए, पोलियो से बचाव के कतरे हैं, उनके मतलब भी यही कहा गया कि ये इसलिए किया जाता है ताकि आपकी आबादी ना बढ़ सके। अभी ये वैक्सीन आ गई तो इसके मतलब भी ये इसी तरह की र्यूमर्स ये सिर्फ इसलिए चलाई जाती हैं कि हम इनके पीछे भागते हैं। हम कहते कुत्ता कान ले गया तो कुत्ते के पीछे भागते, कान को नहीं देखते। और भाई कोरोना से बचे, दुनिया खुलना शुरू हो गई है। आप यूके को देखें, यूके में इतनी ज़बरदस्त लहर आई थी, और यूके ट्रेन आप कहते हैं हमारे पास है, उन्होंने खोल दिए, उन्होंने रेस्टोरेंट्स खोल दिए, उन्होंने गैदरिंग्स खोल दी, उन्होंने सब कुछ। अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर मास्क की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। अब मुझे बताएं इससे बड़ी क्या बात होगी? जिन ममालिक ने वैक्सीन पर अमल किया है, वैक्सीन लगवाई है, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर पाबंदियाँ ख़त्म। दुनिया को खुलना चाहिए, काम करना चाहिए, हमें पहले जैसी नॉर्मल ज़िंदगी बसर करनी है। वो आपने सही कहा कि कोमल रोज़ बताती है कि मास्क पहने उससे आपको जुकाम, ये जब कोरोना चला भी जाएगा तो मेरे ख्याल मास्क पहना करेंगे, ये तो जरूरी हो। हमें समझ आ गई है कि ये नाक के जरिए मट्टी और ये जाती थी, और ये कितने जरासीम्स हैं, जर्म्स हैं जो कि अंदर जाते हैं हमारे। ये वैसे एक ऐसे बरसबीले तस्करा बता दूं, जैन मज़हब के जो लोग हैं वो उनके मास्क पहनना ज़रूरी है। अच्छा, जैन मज़हब के लोगों में मास्क, और आज इंडिया में जैन मज़हब के लोगों में इसका रेशो 0% है। तो आप अंदाज़ा करें कि वो उनके मज़हब के अंदर शामिल है कि आपने मास्क पहनना। उनका ये कि मानना है कि ये जो जर्म्स होते हैं ये भी जिंदा होते हैं और अंदर जाके मर जाते हैं। अच्छा, और इंसानी बॉडी उसको मार देती है, ये भी एक कत्ल है। ये उनका मजहबी मामला है। मैं उस पर नहीं बोलता हूं। कोरोना से बचा, देखिए उनके मजहब में है कि मास्क पहने। अच्छा, इसी तरह का पर्दा जो है वो तो इस्लाम में भी है। खवातीन को भी है कि आप बाहर जाएं तो पर्दा करेंगी, आप बहुत सारी बीमारियों से, जर्म से, गंदी निगाहों से सबसे बचेंगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये पहले से थी, और अभी अगर कोरोना अल्लाह करे चला भी जाए है ना, तो मास्क हमें पहनना चाहिए। बिल्कुल, और ये चीज़ें जो है ना आपको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से जितना टाइम हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया ना बार बार हाथ धोने की, आप अब सम टाइम एक वक्त तो आमिर भाई ऐसा आ गया था कि मैं दरवाज़ा भी खोलती थी, मुझे लगता था हाथ धो लेने चाहिए, यहाँ से बाहर गई हूँ हाथ धो लेने चाहिए, वो चीज़ें सर पे सवार हो जाती ना आपके। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ें, आपको ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी चाहिए। और फिर जैसे घर में बड़े करते हैं, बच्चे देख के खुद ब खुद उसी ट्रैक पे चलना शुरू हो जाते हैं। अगली खबर की तरफ हम चलते हैं जी। खबर होगी लाहौरियों पर सीवरेज चार्जेस टैक्स बढ़ाने की तैयारियां, बिलों में इजाफे के साथ सीवरेज चार्जेस जो हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे। समझ से बाहर होता चला जा रहा है कि कोई चीज़ कम भी होगी या नहीं। हर चीज़ अगर ऐसे ही बढ़ती गई तो आवाम कहाँ जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास है जो उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन अभी एक अहम खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। अहम खबर हमारे पास क्या है जी? वजीर आला का तनख्वाहों में फ़र्क दूर करने के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास। खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ है। वजीर आला का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फ़र्क दूर करने के लिए पायदार इक़दाम करने का हुक्म। वजीर आला की जानिब से पायदार जो है वो इक़दाम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। DRA कमेटी ने वज़ीर आला और शुरका के सामने सिफारिशात और तजावीज़ पेश की हैं। इजलास में महकमों की गैर ज़रूरी आसामियों को ख़त्म करने पर गौर किया गया। सूबाई वज़रा राजा बशारत, मियाँ असलम इकबाल, हाशिम जवां वक्त ने शिरकत की है। सूबाई वज़रा हुसैन जहानिया गर्दीज़ी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइनेंस और दीगर भी इस इजलास में मौजूद थे। जी, तो अगली खबर क्या है? लाहौरियों पर सीवरेज चार्जेस टैक्स बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो आमिर भाई तैयार हैं आप? बिल्कुल जी, साफ पानी लेने के लिए महंगे पानी लेता हूँ मैं,
तो अब गंदा पानी के निकास के लिए मैं पैसे दूंगा। आगे ना मेरी बात कि तंदूर वाला बेचारा कहाँ जाए, सही कह रहे हैं आप, सब्जी वाला बेचारा कहाँ जाए, ग्रोसरी वाला बेचारा कहाँ जाए, जिसने दुकान का किराया भी देना है, दर्जी कहाँ जाए। सही। आप गंदे निकास के पानी के लिए भी आप लोगों से टैक्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं और लोगों से कहते हैं कि आप उसी रेट पर चीज़ बेचें। ये कैसे मुमकिन कैसे है? सही कह रहे हैं। इसको हम मुझे समझ नहीं आती है कि इस पूरे चक्रव्यूह को जिसमें हम फंस चुके हैं, इसमें से कैसे निकला जा सकता है। सही आपने कहा, हुकूमत निकाल सकती है, बिल्कुल हम फंस चुके हैं इसमें, और हुकूमत निकाल सकती है अगर कोशिश करे तो। हुकूमत चाहती नहीं ना आमिर भाई। हुकूमत देखें, हुकूमतें सब्सिडी के साथ चलती हैं, यानी अवाम को वो सब्सिडी फराहम करती हैं। सब्सिडी मिल वैसे बाय द वे कहाँ रही है ये भी मुझे बता नहीं, वो तो हमने हाज से भी खत्म कर दी है। बिल्कुल, ये नए पाकिस्तान में तो पहली मरतबा नया पाकिस्तान, रियासत मदीना सब कुछ खत्म, उसमें सब कुछ खत्म हो गया। अब ये सीवरेज के पानी में भी महंगा, मेरा ख्याल है पहले सीवरेज का सिस्टम तो ठीक कर लें। आज की खबर है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के सीवरेज सिस्टम में जो है वो प्रॉब्लम है और उसको लेने से इनकार कर दिया, और वासा ने कंट्रोल संभालने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। अब देखिए आपका सीवरेज सिस्टम है ही खराब, आप जरा सी बारिश हो, चंद बूंदे गिरे तो लाहौर के, ये बस आगे मानसून आएगा तो आपके सामने सब कुछ फिंगर टिप्स पे लाके हैं हमारे जी, बिल्कुल, जहाँ से पानी का निकास नहीं होता है, और फिर आप सीवरेज का टैक्स भी मांग रहे हैं। और फिर आप हर साल तैयारी भी करते हैं। आप नालों का हाल जाके देखें, ये दूर ना जाइए, शंघाई चौक है जो हमारे ऑफिस के पास ही फिरोजपुर रोड पे, उससे जरा जाए ना नाले के साथ साथ, तो आपको समझ आ जाएगी कि कितनी सफाई होती है और क्या काम करते हैं। इस पर भी ये कि आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, लोगों को क्या आपने मारना है, फिर आप उस पर ये कहते हैं कि जी हम टैक्स फ्री बजट देंगे, जब आप सेवरेज पर भी टैक्स लगा रहे हैं तो टैक्स फ्री बजट आप दे भी दें तो क्या होगा। आप ये कहेंगे हमने नया टैक्स कोई नहीं लगाया, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे जो बल्दियाती टैक्स हैं, सवाल ये पैदा होता है आमिर भाई, चलें टैक्स भी लगा लें, डू यू थिंक कि टैक्स लगाने के बावजूद भी जितने मसाइल इस शहर में हैं सेवरेज से रिलेटेड हल कर पाएंगे? नहीं, हल नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट जो है उसमें ये कैपेसिटी नहीं है, उसमें ये कैपेबिलिटी नज़र नहीं आती है कि वो मसाइल को हल कर पाएगी। देखें, इस गवर्नमेंट ने शॉपिंग बैग पर पाबंदी का इतलाक़ किया, क्या मुझे आप बताएं लाहौर में शॉपिंग बैग बिकना बंद हो गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शॉपिंग बैग भी उसी तरह से मिल रहे हैं, फैक्ट्रीज भी उसी तरह से चल रही हैं, सब कुछ इस तरह से है। आप अगर मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि जब मैं यूके में गया, 1999 की बात है, तो वहाँ पे आया था कि आज से 5 साल के बाद फ्लोरोसेंट बल्ब जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी बंद हो जाएंगे। जो फैक्ट्रियाँ हैं वो अपने आप को नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर लें। हम इस तरह की पॉलिसी, हम एकदम से कहते हैं जी फलां चीज़ बंद कर दें। आज आप ऐलान करें कि 2 साल के बाद नाकस घी नहीं बिकेगा, 2 साल के बाद जो है ये शॉपिंग बैग्स नहीं होंगे, ताकि लोग अपनी इंडस्ट्री को कन्वर्ट कर लें, दूसरी तरफ अपने कारोबार को दूसरी तरफ ले जाएं और लोगों के लिए आसानियां भी रहें, कारोबार भी करते रहें, बेरोज़गारी भी ना हो, जलसे जुलूस भी ना हो, मुजाहरे भी ना हो, धरने भी ना दिए जाएं। इस तरह की पॉलिसीज़ जब तक हम नहीं बनाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम इन वसाइल के साथ इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है, इसके लिए पूरे हुकूमती जो थिंक टैंक्स हैं उनको बैठकर सिर्फ ओपोजिशन के ख़िलाफ़ बयानात और पिछली हुकूमतों के ख़िलाफ़ बयानात देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह की प्लानिंग करें कि आने वाले वक्त में हम लाहौर को, पंजाब को, पाकिस्तान को किस तरह से देखना चाहते हैं, किस तरह की विजुअलाइजेशन है जो हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे देखें आज से 5 साल 10 साल के बाद। अगर हुकूमतें इस बात को सोचेंगी, इस पर अमल करेंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये मसाइल जो है ये हल हो सकते हैं। लेकिन होगा नहीं ऐसा आमिर भाई, आप आने वाले 10 साल में भी देख लें, ये मसाइल वो हैं जो कि बचपन से हम लोग भी देखते आ रहे हैं, इस पे बड़े बड़े दावे हमेशा होते हैं, कभी कोई इसका हल नहीं निकालता। सिर्फ जो भी हुकूमत आती है एक दूसरे पर आप तनकीद का निश्तर बरसाते हैं, अपनी कुर्सी की आप बस सोचते हैं, अवाम का कभी किसी ने नहीं सोचा। देखें, अवाम का सोचते भी हैं बहुत सारे काम, मैं इस पर मायूसी में नहीं जाता हूँ बिल्कुल ही, जैसे आप कहते हैं कि होगा नहीं, हो सकता है। देखें, अगर हमारे वुज़रा जो हैं, मैंने आपसे कहा कि वो थिंक टैंक हैं इस हुकूमत के, हमारे सेक्रेटरीज़ जो हैं वो अपना ना सोचें, आने वाली नस्लों का सोचें। उनके बच्चों ने भी इसी फ़ज़ा में सांस लेना है, उनके बच्चों ने भी यहाँ रहना है। हाँ, शहर से कूड़ा उठा, ठीक है, आप अपने बच्चे को शहर से कूड़ा उठा, मुझे ये बता दें। नहीं उठाना। अब आगे क्या उम्मीद रखें? क्या उम्मीद रखें? 3 माह का टाइम लिया, हमारे पास गेस्ट आए LWMC के इमरान साहब, जिन्होंने कहा कि जी 3 माह में आपकी मशीनरी के मसले भी ना हल हुए, आपके लोगों के मसले भी ना हल हुए, आपके तनख्वाहों के मसले भी ना हल हुए,
आपके अंदरूनी मसाइल वहाँ के वहाँ हैं, शहर के हालात आपके सामने। देखिए, मैं तो आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत के लोग सोचें तो ये हो सकता है, और उनको ये सोचना चाहिए कि उनके बच्चे भी इसी फ़ज़ा में सांस लेते हैं जिसको हम आलूदा करते चले जा रहे हैं, और इस आलूदा तरीन शहर के अंदर ही उनके बच्चों ने, उनके फैमिलीज़ के लोगों ने रहना है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनके लोग बाहर हैं, वो शायद ना सोचें, लेकिन जिनके बच्चे यहाँ पे हैं, मेरे जैसे लोग हैं या जो ताकतवर लोग हैं, हम तो खैर कमज़ोर लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए कि ये जो हम सब्ज़ियों और फलों के छिलके शॉपिंग बैग में बांध कर अच्छी तरह से उसको फेंकते हैं, ये सब्ज़ी और फलों के छिलके जो हैं ये खाद हैं मट्टी की, इसको वापस मट्टी को कर दें। घर के बाहर ज़रा सी मट्टी आपको कहीं नज़र आती है तो उसको खोद को उसको दबा दें, वो ऑटोमेटिकली उस मट्टी को ज़्यादा रेज़ी कर देगी और शॉपिंग बैग से भी जान छूट जाएगी। इससे जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। अना जब तक ये नहीं छूटेगी, आपके ये गंदगी के मसाइल जो हैं मेरा ख्याल है कि लेकिन आमिर भाई, हम सिर्फ एक मुहिम तक इक्तफा रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई और सिर्फ आपने 15 दिन बार बार एक पब्लिक सर्विस मैसेज चलाया, बाद में कोई फॉलो अप का रिवाज नहीं ना है। वो तो हमने अपने तौर पे रज़ाकराना तौर पे चलाया था। एग्जैक्टली, हमने पानी पे चलाए, मुहिम चलाई पूरी मुहिम। बिल्कुल। उसके बाद शॉपिंग बैग्स पे चलाई, लेकिन हुकूमत को शायद समझ नहीं आई कि मसला है क्या। वो समझती है कि शायद कारकुनान का मसला है, वो समझती है या तुर्की से 2 जो आई थी कंपनियां उनका मसला है। मसला ये है कि हमें अवेयरनेस देनी है। सही कह रहे हैं आप। और मैं आज रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ मीडिया हाउसेस से कि जिस तरह से सिटी 42 ने कैंपेन चलाई थी पानी की, कचरे की, फिर उसके बाद शॉपिंग बैग्स की, जो कि असल मसला है, अगर उसको हल कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। रोज़गार ना छीने, जी आप क्यों बोलते हैं शॉपिंग बैग्स के खिलाफ, हमारे बहुत सारे मेंबरान हैं भाई, आप उनको साल का 2 साल का वक्त दें। वक्त देने के बाद आप उसके बाद एक कट ऑफ लाइन ऐसी लगाएं कि कोई किसी को जरूरत ना हो। जैसे मनशियात फरोशी है वैसे शॉपिंग बैग फरोशी होनी चाहिए, उस पर भी सजा होनी चाहिए, उस पर भी कानून बना दें कि आज से 2 साल के बाद नाकस घी, मैं वैसे हमेशा कहता हूँ, अभी आपने कहना है कि इसका तस्करा कहाँ से आ जाता है, ये घी जो है ये हमारे बच्चों को मजबूर कर रहा है। सही कह रहे हैं आप। ये जो नाकस घी है और जो दर्जा अव्वल के घी है, अच्छा, किसी टाइम पे फूड अथॉरिटी कार्रवाइयां करती नजर आती थी, कहाँ गए सब लोग? सबके सभी सो गया, ये जहाँ सो गया आसमान। मैंने तो ये कहा ना कि हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है कि आप कोई फॉलो अप लें, आप किसी चीज को अगर पकड़ा है तो उसकी जड़ तक जाएं। नहीं जी, बस आपने खबर की सारी मंजिलें, सो गया रास्ता। हम नहीं सोने वाले, अगली खबर की तरफ जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी वफ्द की गवर्नर साहब से मुलाकात हुई है। फलस्तीनी भाइयों के लिए 10 करोड़ इमदाद का किया गया है। इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबर ये है जी, गौहर एजाज साहब फ़लस्तीनी भाइयों के लिए पेश हैं 10 करोड़ की इमदाद का ऐलान कर दिया है। इन मुखय्यर हजरात को बिलाशुबा खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जो गम, परेशानी, दुख की किसी भी घड़ी में अपने भाइयों के साथ होते हैं। जी आमिर भाई, भाई क्या कहना चाहेंगे? हम खबर डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से गवर्नर साहब से जो मुलाकात। बिल्कुल, मैं वो पढ़ रहा था, मुझे पढ़ने के लिए ऐनक उतारनी पड़ती है, लोगों को लगानी पड़ती है, मुझे उतारनी पड़ती है। तो मैं सोच रहा था, मैं यकीन करें एस एम मुनीर हैं, इसमें एहसन है, गौहर एजाज हैं, ये क्या लोग हैं, ये वो काम करते हैं जो कि हुकूमतों को करने चाहिए। मसलन ये जिना हॉस्पिटल चलाते हैं, ये PIC पे पैसा लगाते हैं, ये फलाही कामों में पेश होते हैं। अभी तो ये 10 करोड़ है, मेरा ख्याल है अगर गौहर एजाज और इस तरह के लोग जो हैं, ये जब अपनी निचली सतह की जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो ताजर हजरात हैं, उन तक जाएंगे तो मेरा ख्याल है कई करोड़ और जमा हो जाएंगे, क्योंकि इनकी अब साख ऐसी है कि लोगों को पता है कि इनके पास जो दिया गया पैसा है वो सही जगह पर, सही मुकाम पर लग जाता है, और उसमें गौहर एजाज की तरफ से उतना ही पैसा शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं है तो वो इससे कोई NGOs चला रहे हैं, कोई इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, जो कि बिज़नेस भी करते हैं और साथ में फलाई काम भी करते हैं, वो काबिल तहसीन हैं और उनको ज़रूर हम लोगों को एहतराम देना चाहिए। उन्होंने गवर्नर साहब को पेश होकर 10 करोड़ रुपये दिया है। मेरा ख्याल है अभी और एफर्ट करने की ज़रूरत है। जो अंजुमन ताजरान पाकिस्तान है,
ये लोग हैं, इनको अपनी हुकूमत को सतह पर सबको भी एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है। आमिर भाई, मुझे कहीं ना कहीं ये फ़लस्तीन वाले इशू पे हुकूमत का थोड़ा सा किरदार जो होना चाहिए, सब लोगों को इकट्ठा करके आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। 21 मई को हुकूमत भरपूर यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाएगी, मेरे ख्याल से इस पे सब लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, वैसे अना आप कुछ भी कहो, मुझे जो हुकूमती पॉलिसी है उसमें कहीं झोल नज़र नहीं आता है फ़लस्तीन के मामले में। नहीं, झोल नहीं, लेकिन मुझे मैं लगता है हमें स्ट्रांगली आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, स्ट्रांगली आगे बढ़ने से मुराद क्या है आपकी? हमारा जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वो 5 वज़राए ख़ारजा के साथ न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। रात पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर खाना हुआ, वहाँ पर बात हुई, वो मुश्तरका तौर पर जा रहे हैं UNO में। ये महज़ब दुनिया का एक रवाज और कानून है कि आप अगर मजम्मत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हथियार लेकर दौड़ पड़ें। हमें जंगबंदी की तरफ जाना है, अमन की तरफ जाना है। तो उसमें गवर्नमेंट का किरदार जो है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि सही वक्त में उन्होंने सही फ़ैसले किए और इस वक्त शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। हमें सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अब आ रही आप बात यहाँ के लोगों की, तो मैंने जैसे बात की कि जो हमारे ताजर हजरात हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो तनख्वाहदार भी हैं, उनको अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। कल कराची में फ़नकारों ने ज़बरदस्त शो किया है जिसमें वो मौजूद थे। इसी तरह लाहौर में भी कुछ लोगों ने उनके साथ इस्राएली जारियत के खिलाफ ताजिर भी सड़कों पर आ गए। चैम्बर से गवर्नर हाउस तक उन्होंने रैली निकाली था। बिल्कुल, वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के अरकान लेबर हॉल से। इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस तरह के भरपूर एहतजाज किसी एक तरीके तक कार के तहत किया चाहिए। मसलन मैं ये समझता हूं, पॉइंट ना, आपको एक यूनिटी भी नजर आती है, सब लोग मुत्तहिद नजर आते हैं और इम्पैक्ट भी जाता है। आप रोड साइड पर हाथों की जंजीर बनाएं, एक लंबी जंजीर बनाएं, पूरा लाहौर ऐसा लगे जैसे पूरे लाहौर में लोग ही लोग मौजूद हैं, लेकिन उसमें कोरोना SOPs भी फॉलो हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जब आप हाथ को खोलेंगे एक दूसरे के साथ इस तरह से, आपका फासला 6 फुट का हो गया एक बंदे के साथ। सही कह रहे हैं। हो गया, जब हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोटेस्ट भी जो है, जो कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, और अगर मौका मिला तो हम अपनी जानें देने को भी तैयार हैं बैतुल मुक़द्दस के लिए। और हमारा किबला अव्वल है यौमुल कुद्स जो 21 को मनाया जा रहा है, उसमें भी भरपूर करेंगे। कौमी असम्बली में जो है वो भरपूर करारदाद पेश हुई। आज सेनेट का इजलास है, जुमे को पंजाब असम्बली का भी इजलास है। तो हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। ये चाहे अपोजिशन में है, चाहे हुकूमत में है, चाहे आम आदमी है जिसका कोई सियासत से सरोकार नहीं है, सबका दिल किबला अव्वल के साथ धड़कता है। और ये एक टेस्टर है, ये एक टेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम किबला अव्वल की हिफाजत करेंगे तो हम अपने किबला जो है उसकी हिफाजत भी कर पाएंगे। अगर उसकी हिफाजत ना कर पाए तो मेरे मुंह में खाक। मैं पहले कहता हूँ कि हमें तैयार रहना चाहिए। मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ, लोगों को भी और यही जज्बा हर मुसलमान का है कि हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं। हम किबला अव्वल नहीं देने देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, कुछ सियासी गर्मा गर्मी का भी जिक्र कर लें आमिर भाई, अगर आप कहें तो पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन साहब के हामी ग्रुप का अलग नशिस्तों पर बैठने का फैसला। पार्लिमानी लीडर सईद नवानी आज से स्पीकर मिले, आज वो स्पीकर से मिलने जा रहे हैं। ये जो सियासी गर्मा गर्मी है, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ कशमकश का, अच्छा खासा कशमकश है, उसका शिकार होती चली जा रही है। ये ऊँट किस करवट बैठता नजर आ रहा है आपको? ये ऊँट जो है वो चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की करवट बैठता नजर आए। मैं आपको अभी बता, सही निशानदेही की आपने। ये गुर है उनमें चौधरी बरादरान में कि वो रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये जो रास्ता है जो अभी आपको नामुमकिन नजर आता है, कल वो ट्विटर पर ट्रेंड भी बन गया कि आई स्टैंड विद इमरान खान। वो आपने देखा ट्रेंड, वो बड़ा टॉप ट्रेंड, वो वुज़रा उसमें आए। और हद तो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली भी आ गए, जो कि बिल्कुल उनको गैर जानबदार होना चाहिए था। वो भी उसी ट्रेंड के अंदर शामिल हो गए कि वो उनको नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो भी आगे चले। लेकिन मुझे यकीन है कि रास्ता जो है वो ये ज़ूरलाई रोड से निकलेगा। ये सईद अकबर नवानी साहब जो मिलने जा रहे हैं परवेज़ इलाही साहब से था, तो परवेज़ इलाही साहब ने और चौधरी शुजात साहब का जो स्टाइल है, उन्होंने इस पर मिट्टी डाल देनी है। कहना है छड्डो इख्तलाफ में मिट्टी पाओ, बजट जान दो। सही, ये आमिर भाई ने पहले बता दिया कि क्या होने वाला है। आज मुलाकात तो होगी, लेकिन आमिर भाई ने प्रेडिक्शन कर दी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें चलना है ब्रेक की तरफ।
ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो मसला मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कहा था हम डिस्कस करने वाले हैं। शहर में आपको हर जगह मनशियात के अड्डे नजर आ रहे हैं। कल एक बड़ी खबर वकास ने जो हमारे साथ शेयर की, किस तरह से आपने देखा, मैंने तो कल भी कहा था कि चीनी की लाइनें मैंने ऐसे लगी देखी थी, ये मनशियात के लिए लाइनें लगी हैं। और इसके साथ साथ ये जो अड्डे बनाए गए हैं जहां पर आपको हर जगह पर पुलिस के मौजूद होते हुए भी नशई नजर आते हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है इनको खत्म कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ वकास की जानिब से कल जिस खबर की निशानदेही की गई और फिर इसको नशे की लानत को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, कुछ सजेशंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, कल सिटी 42 की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त फुटेज आपके साथ शेयर की गई, जो कि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये लंबी कतारें जो हैं हमें कभी रमज़ान बाज़ारों में नज़र आई, कभी चीनी की खरीदारी के लिए कतारें नज़र आई, लेकिन जब वकास ने हमारे साथ ये खबर शेयर की तो हमें पता चला जी यहाँ पर मनशियात फरोश जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं और वहाँ पर लोग जो है कतारों में लग के मनशियात खरीद रहे हैं। यानी बिल्कुल सही कहा गया, मनशियात की होलसेल मार्केट हमने देखी जहाँ पर नशइयों की कतारें लगी नजर आई और इस होलसेल मार्केट का सुराग लगा लिया सिटी 42 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने। काहना का इलाका जेडू गांव है जहां पर मनशियात फरोशी की ये फुटेज मंजर-ए-आम पर आई और आप इस फुटेज में वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कतारों में लग के यहाँ पर मनशियात खरीदी जा रही हैं। एक ये चीज और दूसरी एक अहम सूरत हाल जो कि हम आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। शहर के माने ताने पॉइंट हैं, गिने चुने पॉइंट हैं जहां पर हम हर रोज देखते हैं, जिस किसी का भी गुजर होता है वहां से आप देख सकते हैं। आप नहर किनारे देख लें, आपको नशइयों के डेरे लगे नजर आते हैं और यहाँ पर ही इन्हें मनशियात भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसके साथ साथ पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर मनशियात फरोश भी आते हैं, नशे के आदी अफराद भी बैठे रहते हैं। आप दाता दरबार के पास चले जाएं, वहां पर आपको नजर आएंगे। चुबुर्जी के पास अगर आप चले जाएं, वहां पर आपको मनशियात फरोश भी नजर आएंगे, मनशियात के आदी अफराद भी नजर आएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों का पुलिस का काम तो है इस पर कार्रवाई करना, लेकिन पुलिस तो खैर हमने कल की खबर के मुताबिक देखा कि खुद जो है वो पुष्टपनाही कर रही है, साथ दे रही है, लेकिन साथ ही साथ इन पॉइंट से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी काम है कि यहां से नशइयों का खात्मा किया जाए। कहीं ना कहीं आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक मुहिम जरूर ऐसी नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद रोजाना की बुनियाद पर आपको यहाँ पर नशइयों के डेरे नजर आते हैं। क्यों मुकम्मल तौर पर इनका खात्मा मुमकिन नहीं है, इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे साथ डीसी लाहौर मुद्दस्सिर रियाज मलिक साहब मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम डीसी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मनशियात कम करना तो बड़ा चैलेंज है ही। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो जहां पर हमें जगह जगह शहर में नशई बैठे नजर आते हैं, इनका खात्मा मुमकिन बनाना क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है? थैंक यू वेरी मच। ये जो टॉपिक है जो आपने आज शेयर किया है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, शहर के लिए भी और लोगों के लिए भी। अच्छा, ड्रग्स जो है, ड्रग्स का डिफरेंट इसके इश्यूज है। एक इशू जो आपने बताया कि इसको मंशियात को बेचना, एक ये एस्पेक्ट है। एक वो एस्पेक्ट है कि जिन लोगों ने मंशियात ले ली उनको फिर कैसे टैकल किया जाए या रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में लेके आया जाए। जो सेल कर रहे हैं ऑब्वियसली उस पर तो क्रैकडाउन जरूरत है। जिस तरह आपने अभी ये फुटेज मैंने देखा था शेयर की, ये मैं भी पुलिस से भी बात करूंगा, शेयर करूंगा। आई होप कि उनको पता चल गया होगा इसका। इस पर तो इमीडिएटली क्रैकडाउन की जरूरत है। इस तरह के जितने पॉइंट्स हैं उन सब पे क्रैकडाउन की जरूरत है। लेकिन जो मंशियात इस्तेमाल करते हैं आदि लोग हैं, वो आपने रेफर भी किया, मुख्तलिफ जगहों पर वो पाए जाते हैं और हम कैंपेन्स भी करते हैं। रिहेबिलिटेशन का मैकेनिज्म नहीं होगा आगे, उस वक्त तक ऑब्वियसली इसका कोई फायदा नहीं है। हमें रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा इन लोगों को यहाँ से उठाकर लेकर जाना इस एक इशू नहीं है। हमने बहुत सी कैंपेन्स की, इनको उठाया यहाँ से, उठाकर इनको हम थाने के हवाले करते हैं। जेल में ये ज्यादा रह नहीं सकते क्योंकि ये ड्रग्स वाले होते हैं, बीमार होते हैं वैसे भी, सो यूजली वहां से भी जल्दी पाए जाते हैं। थाना भी इनको यूजली अपने पास नहीं रखता ज़्यादा देर।
क्योंकि इनके आगे डिस्पोजल का हमें नहीं पता होता कैसे करनी है उन्होंने भी। सो रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी है। यानी डीसी साहब आप खुद इस चीज को मान रहे हैं कि एक प्रॉपर मुनज़्ज़म मुहिम की जरूरत है, यानी सिर्फ यहाँ से हटाना ही इनको काम नहीं है, एक प्रॉपर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाए, रिहेबिलिटेशन का काम किया जाए। फिर इंतजार किस चीज का किया जा रहा है, किस किस की ये जिम्मेदारी है, कौन इसमें आगे बढ़कर हेल्प करने को तैयार नहीं है? देखिए, रिहेबिलिटेशन में इशू ये है कि उसमें आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स चाहिए जी, ठीक है। सेंटर्स में उनको लेके जाया जाए, वहां पर इनकी सारी जो लाइफ है उसको स्टडी किया जाए, और उसमें इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, सोशल इश्यूज भी हैं, ये ड्रग का शिकार क्यों हुए, तो पूरे देयर इज अ साइंस इन्वॉल्वड इन दैट रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे आपको, उसमें पे स्टेप लेना है, लेकिन साथ साथ हमारे साथ एनजीओज भी काम इस पे करने को तैयार है। मेरी ऑलरेडी 2-3 एनजीओ से बात हो रही है इसके ऊपर कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में वो हिस्सा लें, इन लोगों को हम लेकर जाएं तो ये उनको रिहेबिलिटेट करने में मदद है हमारी, इनको एम्प्लॉयमेंट भी में भी लेकर वापस आ सके। ये सोशल इकोनॉमिक इश्यूज है इसके अंदर इन्वॉल्व, उसके जरिए ही हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये तो चलिए, मुझे सिर्फ उन पॉइंट्स की तरफ डीसी साहब, मैं उन पॉइंट्स की तरफ निशानदेही करना चाहूंगी। शहर के अहम शाहराएं हैं, कोई वो ढकी छुपी जगह भी नहीं जहां से किसी का कभी गुजर नहीं होता। आप भी इन जगहों से हर रोज ही गुजरते होंगे, नहर किनारे जिस तरह से। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, वहां से नशे के आदी अफराद को हटाना, उनको रिहेबिलिटेट करना, ये एक अलहदा इशू है। जो मनशियात फरोश वहां पर आ रहे हैं, उनको मनशियात प्रोवाइड कर रहे हैं, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, उनको किसने पकड़ना है? वो मैंने आपसे बताया कि वो तो डेफिनेटली जिम्मेदारी है पुलिस की, और क्राइम जो भी होता है ये इट्स अ क्राइम बेसिकली, और क्राइम जो है वो पुलिस उस पर पर्चा भी करती है, उनको पकड़ती भी है। जहां पर कोई इशूज है जिस तरह आप बता रहे हैं, ये मैं खुद भी इनसे टेकअप करूंगा पुलिस से, आपके जरिए भी आई होप कि ये पुलिस को पता चल गया होगा। सर, मैं आई एम मोर इंटरेस्टेड इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। मैं क्राइम तो एक इशू है, क्राइम को तो डेफिनेटली पुलिस से टैकल करना है, लेकिन इन लोगों को रिहेबिलिटेट कैसे करना है, ये सबसे अहम चीज है। उनको वापस लाइफ में लेके आना, मेन स्ट्रीम में लेके आना। किसी के कोई मसाइल है, घर के अंदर, घर से कोई भागा हुआ है, नौकरी नहीं मिली, ड्रग का शिकार हो गया, इनको वापस लाइफ आना, ये दे आर वल्नरेबल पीपल। सो अभी आगे इनका जो कहां पर हमें डिस्पोज ऑफ करना है, किस तरीके से रिहेबिलिटेशन सेंटर लेके जाना है, सेंटर एस्टैब्लिश कैसे होने हैं, ये पूरा प्रोसेस है कि अभी कर रहा हूं। लेकिन ये इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसकी है मेन, कि वो भी इस पे काम करे, एनजीओ भी इस पे काम करे। हमारा ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अफवाह फाउंडेशन है, उससे भी हम बात कर रहे हैं। हम ठीक है, थैंक यू सो मच डीसी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस पे क्या प्लान कर रही है, उस हवाले से डीसी साहब ने भी हमें आगाह किया। लेकिन वक्त की अहम ज़रूरत है कि फौरी तौर पर ये जो शहर के हुस्न पे मैं कहूँगी कि ये लोग दाग बने बैठे हैं, जगह जगह नशई हैं, और फिर खुलेआम ये चीज़ें होना, मेरे ख्याल से हमारी नौजवान नस्ल भी तबाह हो रही है। स्कूल कॉलेजेस तक ये जो है नशे की लानत पहुंच चुकी है। जब खुलेआम इस तरह से हर जगह मनशियात फरोश होंगी, कोई डर खौफ नहीं रहेगा, खुद वो लोग जिन्होंने इस पे कार्रवाई करनी है वही पुष्टपनाही करेंगे, तो कौन इस पर जो है। लेकिन आई एम सॉरी टू से, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, वो चाहे पुलिस है, ये मामला हमेशा तब हाईलाइट हुआ है जब कोई ऐसी खबर आई है, मीडिया ने डिस्कस की है और इस पर होश आ जाती है किसी को कि कुछ करना है। लेकिन उससे पहले सभी जो है वो लंबी तान के सो रहे होते हैं। अब इस पर क्या होता है ये आगे चल के ही हम देखेंगे। लेकिन कल जो एक फुटेज आपके साथ शेयर की, वकास अहमद हमारे रिपोर्टर हैं क्राइम, जिन्होंने ये हमारे साथ फुटेज शेयर की और हमें खबर ये हमारे साथ शेयर की कि ये कौन सा इलाका है, कब से यहाँ पर ये काम हो रहा है, पुलिस की नाक तले ये काम हो रहा है। वकास हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इस खबर की डिटेल और इस पर अपडेट क्या आई है हम वकास से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया वकास। पहले तो इस खबर की डिटेल शेयर कीजिएगा। अच्छा, बेसिकली ये जो झेडू गाँव है, ये पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये सिर्फ आज से वहाँ पर मनशियात फरोशी नहीं हो रही, बल्कि सालों साल से वैसा होता आ रहा है। और गिनती के 5-6 लोग हैं जो बड़े ड्रग्स डीलर्स हैं,
और डेफिनेटली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन प्रोसिक्यूशंस में पुलिस कुछ ऐसी एविडेंस नहीं ला सकती और ना उस नेटवर्क को तोड़ पा रही है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि कल मैंने जब उस गाँव में विज़िट किया तो वहाँ पे जो ऐसा नौजवान जो मंशियात का आदी ना हो वो ढूंढना मुश्किल था। गाँव से बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी बंदा उन मंशियात फरोशों के खिलाफ बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि लोग डरे हुए थे। लोग कहते थे कि अगर हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा आप मीडिया प्रेशराइज करेगा तो ये लोग हफ्ते 10 दिन के लिए जेल जाएंगे, वापस आकर हमारे दुश्मन बन जाएंगे। सही, यानी इतना प्रेशर इलाके पे है और लोग सरेआम वहाँ पे कहते हैं कि जब आप प्रेशराइज करते हैं, आते हैं जो लोग मंशियात बेचते हैं, सॉरी जो पीती इस्तेमाल करते हैं, उनको पकड़ती हैं, उनसे पैसे लेकर उनको छोड़ देती हैं। तो जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो पुलिस एहलकार जिनकी ड्यूटी है वहाँ पे, अगर सारे लोग वहाँ पे नहीं हैं तो चंद लोग तो पुलिस के लोग हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं। अगर कोई ग्रैंड ऑपरेशन करने जाते हैं तो कोई ना कोई तो पुलिस से उन्हें इन्फॉर्म करता है ना। जब तक आप जो नेटवर्क नहीं तोड़ेंगे, जो बड़े डीलर्स हैं, जो लोगों का खौफ ज़्यादा किया हुआ है उन्होंने, उनको आप नहीं पकड़ेंगे तब ऐसा ही होगा। फिर अफसोसनाक खबर ये है, और ज़्यादा संगीन सूरत हाल, कि ये सिर्फ उस गाँव तक महदूद नहीं है। वहाँ से लोग जो उनके आगे फ्रंट मैन हैं वो वंशत वहाँ से लेते हैं, कान्हा में, फिर लाहौर में आते हैं, और यही लोग जो है वो यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुके हैं। अभी डीसी साहब क्या बात कर रहे थे कि हम ऐसा होगा, सवाल ये है कि देखें आप जो है बाइख्तियार हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने तो पहले कहना कि जब मीडिया पे कोई ऐसी खबर आती है, इंतजार किया जा रहा होता है, उससे पहले सारे लंबी तान के सो रहे होते हैं। अभी भी आप देख लें ना, अभी पुलिस को ये है कि ये जो एक प्रेशर आया उन पे इस वीडियो आने के बाद, इसको किसी तरह से डिफ्यूज़ किया जा सके। अभी वो पुलिस वालों की तरफ से, डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने कल जो कार्रवाइयाँ की हैं उसमें कोई 11 किलो हीरोइन हमने पकड़ ली, 27 मुकदमात का अंदराज कर लिया। सवाल बीइंग एज अ सिटीज़न ऑफ लाहौर ये है कि मुकदमात का यह फिगर आप नंबर ना बढ़ाएं, हमें इस शहर से मंशियात की नेटवर्किंग ख़त्म करके दिखाएं। ये तो एक पहलू है जो हमें सड़कों पे नज़र आया। आपकी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता दें जहाँ पे स्टूडेंट्स ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करते। कोई ऐसा, इस तरह के केसेस आ चुके हैं डिफेंस में कि अगर फूड ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उस फूड में ड्रग्स सप्लाई की जाती हैं। अंदाजा तो इस तरह के सूरत हाल में अगर आप सिर्फ डीसी साहब ये कहते हैं कि अगर इनको वहां से उठाया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए तो हो सकता है। तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं, माशाल्लाह से हमारे रिपोर्टर इन मामलात पर गहरी नजर भी रखते हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं। ये ढके छुपे मामलात सामने लेकर आते हैं। क्या पुलिस भी इससे बेखबर है, इंतजामिया भी इससे बेखबर है कि कोई भी इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? देखिए ये तो ऐसा झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि वो बेखबर है। पुलिस का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स निकाल के देख लें, पुलिस के पास कौन बंदा कहाँ से लेके आ रहा है, किन के जरिए बेचता है, सब पता होता है। लेकिन कंप्रोमाइज़ है, कोई भी बंदा मुश्किल काम नहीं करना चाह रहा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एक मुनज़्ज़म उसको प्लान तैयार करना पड़ेगा, जो ड्रग्स डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उन्हें पकड़ना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनके खिलाफ इकट्ठे करने पड़ेंगे। फिर दूसरे फेज़ में जो एडिक्ट हो चुके हैं उनको रिहेबिलिटेशन भिजवाना पड़ेगा, उनकी मॉनिटरिंग करना होगा। सम टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और टेबल पे वो मनशियात पकड़ी हुई लगा दी जाती हैं कि फलां इलाके में ये कार्रवाई की गई है, ये मनशियात बरामद की गई हैं। ये सब मामलात क्या होते हैं? प्रेस मीडिया अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम कहते हैं कि पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। देखें, पुलिस की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शहर से मंशियात का इस्तेमाल, कारोबार रोके। अगर वो नहीं रोक पा रही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहे कि हमने 10,000 kg पकड़ ली है, हमने इतने लोग पकड़ लिए हैं। तो भाई अगर उसकी प्रैक्टिस इन फील्ड मौजूद है तो हम तो सवाल करेंगे ना। तो अभी आप देख लीजिएगा 2-4 दिन बाद वैसी सूरत हाल हो जाएगी। जो प्रेशर थोड़ा सा बिल्ड किया हुआ है उससे वो रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर वही होगा। और आपको मैं ये अश्योरिटी के साथ बताता हूँ कि जो फुटेज आज आई है, अगर इस तरह की फुटेज या इस तरह की खबर कोई महीने 2 बाद बाहर आएगी तो ज़्यादा लोग आपको नज़र आएंगे पॉइंट्स पे ये ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। आप फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, कान्हा का सारा इलाका इस तरह का बन चुका है। आप केनाल रोड पे चले जाएं, जितने भी कंजेस्टेड पॉइंट्स हैं, पिछली बार हमने देखा कि सीसीपी ने कहा कि जिनको वहाँ से उठा दें। जो ड्रग एडिक्ट्स हो चुके हैं इतने ज़्यादा, उनको उठा के आप जेलों में तो बंद कर नहीं सकते। वो डीसी साहब पूरी दुनिया में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मौजूद हैं। जेलों में कोई रखने को भी उनको तैयार नहीं होता, फिर उनको निकाल दिया जाता है। तो हमने करना है रिहेबिलिटेशन, आपने करना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कि शहर लाहौर को हम ऐसा बना देंगे। भाई शहर लाहौर लाहौर वालों के साथ है। अगर लाहौर वाले ही नहीं रहेंगे तो आपने शहर को मटेरियलाइज करके क्या करना है? बिल्कुल। आज अगर 10,000 ड्रग एडिक्ट्स शहर में हैं तो वो हो सकता है अगले साल 15,000 हो जाए। उसमें आज एक गरीब आदमी का बच्चा ड्रग एडिक्ट है तो कल को किसी
ऑफिसर का किसी लैंडलॉर्ड का बच्चा भी हो सकता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि गरीब सड़कों पर रुलता नजर आता है, जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं, अगर उनका बच्चा जो मंथलियां वसूल की जाती हैं पुलिस, ये वाकई ऐसा है कि मंथलियां वसूल करके इन तमाम मामलात की सरपरस्ती की जाती है और पुलिस की सरपरस्ती में आपको मनशियात आसानी से मिल सकती हैं? वाकई ये सब कुछ है? बिल्कुल ये सही है, लेकिन इसमें सारी फोर्स ऐसी नहीं है, चंद लोग होते हैं और जो चंद लोग हैं उनका सबको पता भी है, लेकिन उनको निकाला क्यों नहीं जाता? लेकिन वो क्योंकि इतने बासर होते हैं। देखें, अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट को या किसी क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं ना डिपार्टमेंट में होते हुए, तो वो भी आपको सपोर्ट करता है। इसकी मिसाल पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जब ये CCPO साहब ने कहा कि जी हमने 35 पुलिस ऑफिसर को आइडेंटिफाई किया जो कब्जा माफिया के इन्फॉर्मर थे, तो इसका मतलब है कि अगर कब्जा माफिया के इन्फॉर्मर हैं तो ड्रग्स का बिजनेस तो उससे कई गुना बड़ा ज्यादा है, इसमें भी आपके हैं, जेबें गरम, तो उनको निकाल लें। अपने पहले तो अपना घर साफ करें, ताकि एटलीस्ट अगर आप रोक नहीं पा रहे तो उनको फैसिलिटेट तो ना करें ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता क्या है कि अगर मैक्सिमम करेंगे क्या कि किसी को क्लोज लाइन कर देंगे, लेकिन वो नेटवर्क में तो है, वो इन्फॉर्म डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन सारी ले भी रहा है, और इसीलिए बहुत जगह बहुत सारे रेट्स पे ऐसा होता है कि जो किसी बड़े के खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं, तो अगर कोई ऑफिसर या कोई SHO सिंसियरिटी के साथ काम करना भी चाह रहा है तो कोई ना कोई उसका मुतहद जो है वो इन्फॉर्म कर देता है कि भाई ये डायरेक्शंस आई हैं और ये हम करने लगे हैं, तो भाई अपना आप कवर अप कर लें। सही। फिर एक ये लोग हैं जो इन्फॉर्म है, दूसरा ये हैं जो फैसिलिटेट करते हैं। जैसे नहर पे हमने चंद हफ्ते कबल एक फुटेज चलाई कि पुलिस एहलकार उनको ड्रग्स आके दे रहे थे, तो क्या वो ड्रग्स जो दे रहे थे वो फ्री में दे रहे थे? बिल्कुल नहीं है, ये कोई चैरिटी तो थी नहीं। तो डेफिनेटली उन्होंने कहीं से जो ड्रग्स पकड़ी उसको अपनी जेबों में डाला, उसको जो भी इनका तरीकाकार होता है बेचने का, छोटी छोटी डोजेस बना के उन्होंने देके शुरू देनी कर दी, फिर वहाँ से पैसे ले लिए। अगर आप किनाल पे 100 या 200 बंदे को भी आप 400-500 के बेच देते हैं तो आप अच्छी खासी अमाउंट शाम को लेके चले जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जहाँ पर आप डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है एज अ बीइंग पुलिस ऑफिसर या पुलिस मैन, वहाँ पे आपको बीइंग एज अ सिटीजन भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कल किसी का बच्चा इस ड्रग्स का एडिक्ट हो रहा है तो कल कोई और भी हो सकता है। बिल्कुल, पूरा माशरा इससे तबाही की तरफ जा रहा है। मुझे बता दें अब तक इस पर कार्रवाई क्या हुई है? किसी ने इस पर कोई एक्शन लिया? CCPO साहब ने कुछ एक्शन लिया? और जो मुलव्विस लोग हैं, जो प्रेस रिलीज थी वो तो कल ही आ गई थी। CCPO के ने एक्शन ले लिया। प्रेस रिलीज से हटके मैं पूछ रही हूं, हटके अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि DRG ऑपरेशंस ने बड़ी सख्ती से कहा है SP को कि ये जो वीडियोस आई हैं डेफिनेटली लोग वहाँ पे मौजूद हैं, नेटवर्क है, इसको तोड़ा जाए। एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है। अभी तक जो कोई बड़ा ड्रग एडिक्ट था जेडू गांव का वो नहीं पकड़ा गया, पुलिस वहाँ पे मौजूद है और अभी तक ये डेवलपमेंट है। ना तो कुछ रिकवर हुआ है उस गांव से, हाँ, लेकिन पुलिस ने ये कहा है जो PRO के जरिए प्रेस रिलीज जारी किया कि हमने रात कुछ कार्रवाइयाँ की हैं मुख्तलिफ इलाकों में और इतनी ड्रग्स हमने जो है वो रिकवर की। कार्रवाइयों का ये क्या मुस्तकबिल होता है वो आपसे पूछ रहे थे। DC साहब ने तो कह दिया है कि जी रिहेबिलिटेशन सेंटर जब तक नहीं बनेंगे इनका खात्मा मुमकिन नहीं। ये जो शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनकी हमने निशानदेही भी की, चुबुर्जी, दाता दरबार या फिर नहर किनारे आपको नशे नजर आते हैं, यहाँ पे टाइम टू टाइम कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन ये नशे आपको हर रोज नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता इनका खात्मा मुमकिन है, आपको ऐसा लगता है? कार्रवाइयाँ किस वजह से होती हैं? जब आप स्क्रीन पे चलाते हैं कि वहाँ पे ड्रग्स हैं, क्या करते हैं क्योंकि आपके कैमरे में नजर आ गया कि ये केनाल रोड पे बैठे हुए हैं, तो इस खौफ से कि दोबारा कैमरा वो मनाजर नक्स बंद कर ले, भिजवाएं टीम इनको उठा दे वहाँ पे। भाई आप अगर उनको यहाँ से उठाएंगे तो वो वहाँ पे आ जाएंगे, दूसरी जगह जाके बैठ जाएंगे। बिल्कुल, दूसरी जगह आके बैठ जाएंगे। आप यहाँ से नहीं उठाएंगे, कहीं और जगह पे बैठ जाएंगे। इस तरह के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं कि ये इतने खतरनाक लोग होते हैं, ये हमला भी कर देते हैं। उसकी रीजन है ना, उनकी लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव वो सिर्फ अपनी उस तस्कीन के लिए वो ड्रग्स से उनको हासिल होती है। सही। अब कोई जो इस शहर के बाबे अख्तियार हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा, लाहौर की सारी जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टें एंजॉय करना चाह रहे हैं, लेकिन लाहौर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा। ये जो हज़ारों ड्रग्स एडिक्ट हमें आप सड़कों पर नजर आते हैं, ये लाहौर के लोग ही हैं ना, लाहौर के बासी हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी लेना चाह रहा। DC साहब कह रहे हैं कि जी हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर तब तक नहीं बनेंगे, ना आपने बनाने हैं ना हमने बनाने हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सोचें। हाँ, अब मैं खुशी होती है कि अगर ये सिंसियरिटी के साथ कल से ये इशू आया और जी हमने ये डिसाइड किया है कि हम शहर में इतने ड्रग्स जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है वो बनाएंगे, इतने जो सोशल जो लोग चैरिटीज़ कर रहे हैं या NGOs कर रही हैं उनसे हम मिलके इतने लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी तक इस पे कुछ नहीं हुआ, अभी तक मामला एक दूसरे पे डाले जा रहे हैं। पुलिस का काम है कार्रवाई करना। सिर्फ शहर में कुछ लोग हैं जो NGOs या कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो वो रन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी इतनी कम होती है
कि वो इतने ज़्यादा जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको रख नहीं सकते। अगर स्टेट साथ मिले और वो लोग जो हमारे माशरे में फलाही काम करते हैं, ड्रग्स की रोकथाम के लिए काम करें, उनको साथ लें तो एडमिनिस्ट्रेशन का बोझ कम होगा और ये सारे लोग एटलीस्ट फैसिलिटेट हो सकते हैं। लेकिन ये कब सिलसिला रुकेगा? जब हमें सप्लाई चेन रोकनी पड़ेगी और वो पुलिस की जिम्मेदारी है। अब पुलिस कहती है कि मैंने शहर में ड्रग्स आ गई, वो उसकी बंदरबांट हो गई, बिक गई, आपने जो मनों के हिसाब से आई उसमें से आपने 5 ग्राम खरीद ली, आप पे पर्चा दे दिया, आपको पकड़ लिया, आप बहुत बड़े रिस्क के नज़र में मुजरम बन गए हैं। जो मनों के हिसाब से लेके आया है उसको किसने पकड़ना है? उसको किसने पकड़ना है? अब प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ तो किसी ना डिपार्टमेंट से किसी ना किसी के साथ वो लिंक होगा, बता देगा, या उसके पास इतना पैसा और इतना उसके रिसोर्सेज हैं, यानी वो नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उससे पुलिस भी डर रही है और उससे इलाका मकीन भी डर रहे हैं। उसको तोड़ना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बना है। थैंक यू सो मच वकास, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप इस तरह की खबरें शेयर करते रहेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे आंखें खोलना, ये चीजें दिखाना और जिनका काम है उनको बताना कि ये चीजें खत्म करना, उनको झिझोड़ना कि शहर से इस लानत को खत्म करना इन्हीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास साहब का। नाज़रीन, ये जो बात की डीसी साहब ने रिहेबिलिटेट करने की, अब इस लानत को खत्म करने के लिए सभी लोगों को अपना किरदार तो अदा करना है, लेकिन रिहेबिलिटेशन किस तरह से मुमकिन है और इस पर जिन इदारों को काम करना है वो किस हद तक कर रहे हैं। इस नशे की लानत को खत्म करने के लिए अवाम में शऊर बेदार करना वक्त की अहम जरूरत है। अदरवाइज नौजवान नस्ल जो है वो इन्हीं नशे की जो नई नई चीजें सामने आ रही हैं, नई नई शक्लें सामने आ रही हैं, उससे तबाह होती चली जा रही है। ब्रेक के बाद इस पर हम रोशनी डालेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। मनशियात की लानत का खात्मा कैसे मुमकिन बनाना है, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो क्या समझते हैं कितना बड़ा चैलेंज है, और फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का किस कदर ताउन हासिल है, पुलिस का किस कदर ताउन हासिल है, हुकूमत इस मामले पर कितनी संजीदा है, क्योंकि हम इसका तदारुक नहीं कर पा रहे हैं, हम ये अंदाज़ा नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो इसकी वजह से किस कदर तबाही की तरफ चलते जा रहे हैं। यही वक्त है, इन्हीं हालात को अगर संभाल लिया तो सूरत हाल कंट्रोल हो सकती है, अदरवाइज इससे आगे तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है तारुफ कराना चाहूंगी। सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है, कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल खैरियत। अभी कुछ हमने फुटेजेस भी शेयर की है, डीसी साहब से भी गुफ्तगू की है। ये जो शहर के तमाम हालात हैं इस पर आप माशाल्लाह से गहरी नज़र भी रखते हैं, आप बार बार इंसदाद नशियात के हवाले से काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप हालात को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पुलिस के तो बस से बाहर है, पुलिस तो खुद इसकी पुष्टपनाही कर रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कह रही है कि जब तक रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं होंगे फ़ायदा कोई नहीं है नशइयों को यहाँ से हटाने का। क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कभी ना कभी किसी न किसी वक्त चले इस इशू को इतने गंभीर मसाइल में आप हाईलाइट करते हैं और करते रहे हैं माजी में भी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो इशू इस वक्त है जिसको सारे दूर से बैठ के देखते हैं, करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। मैं इस फील्ड में इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, आज मैं इतना फेडअप हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, और बदकिस्मती से लाहौर में जो 120 मकामात हैं, हमारा जो लाहौर का हिस्टोरिकल फेस था जिसको हम तारीखी विरसा करार दे रहे हैं लाहौर को, जब लाहौर एंटर हो तो हर सड़क चौक और चौराहे में आपको डिक्ट नज़र आते हैं। सही कह रहे हैं आप। क्या ये यूनेस्को को बताने के लिए कागज़ों में कार्रवाई आप देते हैं या लोगों को शील्डें बांटने के लिए कि जनाब हमारा लाहौर हिस्टोरिकल शहर है? कहाँ हिस्टोरिकल शहर है? ये हिस्टोरिकल ड्रग एडिक्ट्स का शहर बन गया है। सवाल सिर्फ ये है कि देखें, देर है दुरुस्त है। मैं कहता हूँ चलें आज से ही हम आगाज़ करते हैं। क्या कल से आपने जो खबर चलाई है वो एक खबर नहीं है, वो मेरे पास इस मोबाइल में 200 के करीब होगी। अभी सुबह भी मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ, मैं तो लाहौर की सड़कों का जायजा लेता हूँ। लेकिन जुल्फिकार साहब, हमने तो एविडेंस के साथ दिखाना ना, तो हमने जब फुटेज आई और बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि ये कोई कहे कि ये खबर और ये तस्वीर जो झूठी है। सवाल सिर्फ ये हमने करना क्या है। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में एक और इंकिशाफ करना चाहता हूँ। मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, देखता हूँ ड्रग एडिक्ट्स को जो होमलेस है उनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। उस दौरान लाहौर के तकरीबन 20 से 25 मकामात पर 18 साल से लेके 25 साल की उम्र की बच्चियाँ नशा बेच रही हैं और नशा कर रही हैं।
ये कहाँ देखें, आप कह रहे हैं शहर के 20 से 25 मकामात ऐसे हैं, सबको पता है। देखिए इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं किसी तो को है। लाहौर की कितनी आबादी है? 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। तो चले जी मैं मान लेता हूँ 1 करोड़ नहीं देखता, तो 20 लाख तो सड़कों पे जाके देखता है ना। तो जिन्होंने करना है अगर वो देखते हैं, अगर वो नहीं कर सकते या करने की अहलियत नहीं रखते तो फिर क्या है? कर नहीं सकते, करने की अहलियत नहीं रखते। अगर आपको ये चीजें पता है तो सभी लोगों को ये पता होगी, इंतजामिया को, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस को। कभी आपने ये सजेशन पुट नहीं की? कभी आपने कहा नहीं कि आप तैयार हैं, चलें आगे कार्रवाई करें इस पर? बिल्कुल। देखिए मेरी जो चीजें हैं, मैं एज ए करता हूँ एज ए प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम। मेरा काम है डिमांड को कम करना, सप्लाई को कम करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है। देखिए पुलिस अभी जो रिसेंटली कैंपेन चली है, मीडिया ने बड़ा इसको हाइप दिया है, हम भी पीछे लगे होते हैं, उसमें यकीनन कुछ ना कुछ कमी जरूर है, लेकिन ये इशू इतना बड़ा है। देखिए लाहौर की सड़कों पे अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमें नजर आ रहे 10,000 से ज्यादा लोग पड़े हैं, 40 से 50 मंथली अमवात होती हैं, डेड बॉडी अननोन, जिसके बगैर नाम के ईदी दफनाता है मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में। लाहौर की पुलिस के थानों में FIR देख लें। सवाल सिर्फ ये है करेगा कौन? मैं तो आज इस प्रोग्राम की वसासत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा के लिए 3 साल हो गए हैं आपको, इस शहर की हालत देखें, कुछ ना कुछ कर जाएं। हमारी जो मिनिस्टर हेल्थ है वो कह रही थी जी हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। ड्रग्स के बारे में क्या किया? वही मेंटल हॉस्पिटल में एक बिल्डिंग 100 बेड की है, वो पिछली गवर्नमेंट ने, हमने पीछे पड़ के बनाई। 3 साल वो बंद रही, 3 साल वो क्या कहते बनते उसके लग गए। उसके बाद हुआ क्या, पिछली गवर्नमेंट ने उसको स्टार्ट करवाया। अभी देखें अगर वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, लाहौर में डीसी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप वज़ीर आला साहब के सामने हाथ जोड़ मैं हाथ जोड़ के भी कह रहा हूं, मैं अपील कर रहा हूं, खुदा के लिए इस इशू को हल करें। नहीं तो वज़ीर आला साहब क्या इस मसले को लेकर कभी संजीदा, कभी आपकी तरफ से सजेशंस पुट की हों और इस मसले पर कभी कोई नजरसानी नहीं की? देखिए कब मीटिंग होती है जी, मुझे बताएं कब मीटिंग होती है? मैं अभी आपके प्रोग्राम में उस शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता। इस पे कितना संजीदा है महकमा से? अब देखिए हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, मैं मिसाल देता हूँ, हाई कोर्ट में केसेस हैं डिफरेंट, हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है आपको ये करें ये करें। जब आप उसकी कोर्ट की ऑर्डर को वायलेट करते हैं, क्या किया आपने मुझे ये बताया? असल में क्या है जुल्फिकार साहब, यहाँ पर एक दूसरे पे मामलात डाले जा रहे हैं। डीसी साहब कहते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं होंगे तो इनको यहाँ से हटाने का कोई फायदा। रिहैबिलिटेशन सेंटर किसने बनाने हैं? रिहैबिलिटेशन हेल्थ का काम है। 18 अमेंडमेंट के बाद ये डीसी साहब का काम नहीं है, ना पुलिस का काम है। हम हर काम अदारों पे देखिए, जिस अदारे की जिम्मेदारी है वो लेगा, पुलिस वाले उठा के कहाँ लेके जाएंगे? जिम्मेदारी किसकी है? मुझे ये हेल्थ डिपार्टमेंट की 18 अमेंडमेंट के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने एस्टेब्लिश करने हॉस्पिटल, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बनाने हैं बिल्डिंग। क्यों लंबी तान के सो रहा है? कभी जब आपके पास पैसे नहीं है, मुझे बताएं लाहौर की इतनी आबादी में एक हॉस्पिटल है 100 बेड का, मी हॉस्पिटल में 20 बेड वो बंद हैं, मेंटल उसके बाद सर्विस हॉस्पिटल में, गंगाराम में, जिना में कहाँ है? मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से मिल बैठ के इस मसले को हल करें। अच्छा, कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की यहाँ पर सूरत हाल क्या है, वो उस पर भी रोशनी डाल दें। क्या रिहैबिलिटेशन सेंटर है नहीं आपके पास? कहाँ है? अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर हो तो आप ये मसला ना हल इसको खत्म कैसे कर पाएंगे? आप तो इंसदाद मनशियात के लिए काम कर रहे हैं। अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर ही नहीं है, अगर हम कहते हैं इनको यहाँ से हटा दिया जाए नशइयों को, इनको फिर डीसी साहब वाली बात है कहाँ लेकर जाएं? रिहैबिलिटेशन सेंटर ही नहीं होंगे, ये तो मसला खत्म होता नजर ही नहीं आ रहा। ये मसला नहीं खत्म होगा। मैं अभी आपको कहता हूं, मैं आने वाले वक्त की प्रिडिक्शन कर रहा हूं। लाहौर की हर सड़क, हर चौक और चौराहे में आपको ड्रग एडिक्ट्स नजर आएंगे। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखे, आपकी लेटेस्ट सिचुएशन देखे, कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। इंटरनेशनल सिनेरियो देखे आपका क्या है। लोग नशे की तरफ नहीं आएंगे, लोगों को आपने मसरूफ रखना है। आपके देखे हमारे यहाँ क्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है। एक बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी जो है अगर 3,000 हर यूनिवर्सिटी साल में पास आउट करती बच्चों को, तो 50 यूनिवर्सिटी पंजाब में है, कितने कैलकुलेट कर ले, कितने क्या हमारे पास जॉब्स हैं? प्राइवेट सेक्टर दे रहा है जॉब, प्राइवेट सेक्टर कोई नहीं दे रहा, ना गवर्नमेंट सेक्टर में ना प्राइवेट। हमने कैसे माहौल क्रिएट करना है, अवेयरनेस कैंपेन डेवलप करनी है। अदारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो प्राइवेट सेक्टर, सबको मिला के देखिए। यहाँ डीसी साहब का उनके तो दायरा अख्तियार में एडमिनिस्ट्रेशन है ना, डीसी साहब का काम ये तो नहीं है हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करें। एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार इस इशू नहीं, हम आगाह करते हैं, वो भी काम करते हैं। सीसीपी लाहौर से मेरा इंटरेक्शन रहता है, मैं उनको बताता रहता हूँ ये चीजें होनी चाहिए, वो भी अपनी सतह पे। देखिए ये मसला बहुत बड़ा है, इसकी आप गहराई को देखें। ये मसला इतना बड़ा है कि हमने इसको कुएं में बंद करके ऊपर मिट्टी डाल दी है,
ऊपर मिट्टी डालने के बाद किसी को बोलने नहीं भी देते। आप कहते हैं ये मसला है। अभी तो आपको आने वाला एक और बहुत बड़ा थ्रेट होगा, मैं अभी बता देता हूँ। जिस तरह मैं कहता था क्रिस्टलाइज, आप ही के प्रोग्रामों में मैं पहले 3-4 साल कहता था, 2023 में क्रिस्टलाइज सबसे बड़ा थ्रेट है। आज देखे जिस ट्रीटमेंट प्राइवेट सेक्टर में चले जाए, वहाँ अगर 50 बच्चे हैं तो 30 बच्चे आइस जिनकी उम्र 17-16 साल है आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो आपको निकोटिन पैच जो है वो उनका बहुत बड़ा थ्रेट होगा कि बच्चे उनमें कोकीन, हैश और वो आइस रख के इस्तेमाल करेंगे। अभी एक और बात बताता हूँ कि यूनिवर्सिटियों के करीब जो हॉस्टल्स हैं, बच्चे एक घर का मकान ले लेते हैं किराए पे, वहाँ 10-12 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ वो नशा भी करते हैं और साथ रहते भी हैं। अवेयरनेस कैंपेन से ये जरूर फायदा हुआ है कि यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों के अंदर तो वो काम कम हुआ है, लेकिन बच्चे बाहर से करके आते हैं। उसके बाद आपकी प्राइवेट जो कैब चल रही हैं उसमें बच्चे उसको हायर कर लेते हैं पूल करके पैसे। उसके बाद वो 2 घंटे के लिए पीरियड खाली हुआ, 4 बच्चे और बच्चियां बैठ गए और जनाब नशा करके वापस आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब प्रिवेंशन पे हमें जोर देना है। आपने कहा CCPO साहब कहते हैं हम कार्रवाइयां करें हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी उतार के दूसरों पर डाले, मिल के बैठना है, एक स्टेज पे सर जोड़ के बैठना है। ये नहीं कहना, आप देखेंगे जब ये मैं तो डरता हूँ उस चीज से कि जब आप इन ड्रग एडिक्ट्स जो क्रोनिक ड्रग एडिक्ट हैं, जो मरने के बिल्कुल करीब है, जब आप इनको लेके जाएंगे 100 को, 200 को, 300 को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, वहां अगर 50-60 यकदम अमवात हो जाती हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैसेज क्या देना चाहेंगे? आप कह रहे हैं महकमा सेहत की जिम्मेदारी है। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ जी, बिल्कुल स्टेट वे रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से, वज़ीर आला से, गवर्नर पंजाब से मिल के बैठ के सर जोड़े, प्रोफेशनल लोगों को आगे लेके आए, ना कि उन लोगों को लेके आए जो जिनका इस फील्ड में तजर्बा नहीं है। जब इस फील्ड में जिनका तजर्बा नहीं है, उन्हीं वजह से ये मामला बड़े हैं। आप मिल के बैठे हस्पतालों को बढ़ाएं, लॉ इन्फोर्समेंट पे काम करें, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, तालीमी इदारे खुल रहे हैं उनमें कैंपेन चलाएं, वालदैन के लिए ट्रेनिंग अरेंज करें, कम्युनिटी के लिए ट्रेनिंग अरेंज करें। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम मसले को ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल मसले को ओवरकम कर सकते हैं। अदरवाइज एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालने से ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं कि आप इस लानत का खात्मा कर सकते हैं। इन दी एंड पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखें। ये नशे की लानत जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करती चली जा रही है। और रह गई बात पुलिस ने क्या करना है, रह गई बात इंतज़ामिया ने क्या करना है, ये तो जब तक आप अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर नहीं डालना छोड़ेंगे, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, फर्ज समझकर काम नहीं करेंगे, ये मसला कभी हल नहीं होने वाला। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और घर बैठे आपको अपडेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब चलते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ, आपको बताते हैं मार्केट के भाव क्या हैं आज के भाव में। जी फारान हमारे साथ मौजूद होंगे। फारान बताइएगा सब्जियों की कीमतें क्या हैं आज की? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आज जो रेट जारी की गई है इसमें जो मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में इस्तेकाम भी देखा गया। ताम ज़्यादातर जो सब्ज़ी है उसकी कीमत में 5 से 10 रुपये इजाफा देखने में आया है। आलू की कीमत में इस्तेकाम है, 38 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। जो प्याज है उसकी कीमत में 1 रुपया कमी हुई है, 23 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। टमाटर की कीमत में भी इस्तेकाम है, 23 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। लहसुन देसी 115 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। लहसुन चाइना 160, लहसुन हरनाई 125 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। अदरक थाईलैंड 310 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। अदरक चाइना 305, लसूड़े 52 रुपये, करेले भी 52 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होंगे। पालक 21 रुपये, कच्चे आम की कीमत में कमी हुई है, 32 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। मेथी 5 रुपये इजाफा है 67 रुपये, बैगन की कीमत में 6 रुपये इजाफा है 42 रुपये, बंद गोभी 30 रुपये फ़ी किलो, फूल गोभी की जो फूल गोभी उसकी कीमत में 5 रुपये इजाफा है 62 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। सब्ज़ मिर्च 52 रुपये, शिमला मिर्च 67 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। घिया कद्दू की कीमत में 5 रुपये इजाफा है 47 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। खीरा 47 रुपये, फलियाँ 5 रुपये महंगी हुई हैं, 93 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएंगी। भिंडी 5 रुपये इजाफे के साथ 78 रुपये, जो अरवी की कीमत में उसमें भी 5 रुपये इजाफा हुआ है, 145 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। मटर 125 रुपये, टिंडे देसी 5 रुपये इजाफे के साथ 94 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जाएंगे। सलजम 52 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज जो सरकारी रेट लिस्ट है इंतज़ामिया की जानिब से जारी की गई है उसके हिसाब से जो मार्केट है। थैंक यू सो मच फरहान। सब्जियों की कीमतें बताएं। मीट रेट्स मेरे पास मौजूद हैं, ज़ैनत शॉप के रेट हैं। अगर आप जा रहे हैं तो बीफ पर केजी आप यहाँ से खरीद सकेंगे 590 रुपये किलो में, और बीफ मिन्स आपको मिलेगा जी 760 रुपये, 760 रुपीज़ पर केजी।
मटन पर केजी अवेलेबल है जी 1580 रुपये, 1580 मटन मिन्स आप खरीद सकेंगे 1650 रुपये किलो में। और इसके बाद जी चिकन रेट में आपको बताती चलूँ जी, जिंदा मुर्गी 299 रुपये में अवेलेबल है। इसका बना हुआ गोश्त 434 रुपये में आपको मिल सकेगा। इसके बाद हमारे पास हैं एग रेट्स। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देती हूँ रिटेल प्राइस के मुताबिक सबसे पहले आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। आपके सामने है 145 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं जी, होलसेल से खरीदारी करने के लिए जाएंगे जी तो 143 रुपीज़ 143 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और फिर गोल में भी अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से 144 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।